स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग RO का अगला सेट पेपर करने वाले हैं, सेट नंबर 3। आप लोगों ने ये इस सेट पेपर को हमारे एप्लीकेशन पे कर लिया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसे आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे ऑनलाइन करते हैं वैसे कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पर, निधि एकेडमी ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना। यहाँ पे आपको RO का दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो यहाँ जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यहाँ हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय यहाँ नहीं देने वाली हूँ। जितनी देर में मैं पढ़ूंगी उतनी देर में आपको अपना उत्तर यहाँ पे डिसाइड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर को व्याख्या के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, बताइए जल्दी से, किसके पर्यायवाची हैं? कौमुदी के, या सौदामिनी के, या कुमुदनी के, या कुमुद लता के, कुमुद कला के? तो हमें पता है, अगर हम देखेंगे, अब ये ऐसे हैं पर्यायवाची शब्द जिन्हें देखते ही आप पहचान कर सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं होती है इनकी कि भाई किसके हैं ये। तो कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया ये कुमुदनी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे सौदामिनी शब्द है तो ये बिजली का पर्यायवाची होता है, बिजली के लिए आता है सौदामिनी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? यहाँ बताना है। विकल्प दिया है, अब विशेषण पूछ रहा है। विकल्प दिया है अजय, विकल्प दिया है अजित, विकल्प दिया है अकर्म, विकल्प दिया है अनुशंसा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेषण और संज्ञा इन दोनों को आपको यहाँ से बांटना है। अब देखेंगे, अजय, अकर्म और अनुशंसा ये तीनों आपके संज्ञा शब्द हैं। अब कैसे है? जैसे अनुशंसा का मतलब हो गया किसी की तरफदारी करना या किसी का नाम लेना या प्रशंसा करना, हम कह सकते हैं, ठीक है। अकर्म मतलब जो कर्म न करे। अजय मतलब ये नाम में भी आता है, जैसे किसी का नाम है अजय, या फिर हम कहते हैं अजय जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, ये आ जाता है। अब ये अजय शब्द जो है संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। अब जो आता है ख, इसका अर्थ है, मतलब ये शब्द है अजित, जिसका अर्थ है जिसे जीता ना जा सके। तो यहाँ पर ये विशेषण का काम कर रहा है। अगर हम अजय शब्द की बात करें, विशेषण में रहता है, लेकिन ये कभी कभी हमारा संज्ञा में भी प्रयोग होता है। तो अजित शब्द हमारा जो दिया है, जो क्या है? विशेषण है, यानी जिसे जीता ना जा सके, विशेषता को बताने वाला शब्द जो है वो हमारा क्या होगा? विशेषण। अब इस तरह के प्रश्नों को याद करने के लिए आपको वो पॉइंट याद करना होगा जिसमें विशेष्य और विशेषण का दिए हुए हैं। जैसे आपके पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ऐसे ही आपके विशेष्य और विशेषण शब्द भी दिए हैं, तो वहां से याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये तत्सम नहीं है पूछ रहा है। 4 शब्द हैं, इनमें से 3 शब्द आपके तत्सम होंगे। आगे शब्द दिया है घृत, दुग्ध, अतिन और आंसू। तो जैसे ही आप इस शब्द को देखेंगे तो आंसू शब्द पे आपको यहाँ चंद्रबिंदु दिख रहा है। तो आपको पता है जब किसी शब्द पे चंद्रबिंदु लगा होता है तो वो हमारा 100% क्या होता है? तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तो हमें यहीं पे पता चल गया, ट्रिक के माध्यम से ही पता चल गया कि इसमें शब्द क्या है हमारा? आंसू तद्भव है, तो यही तत्सम नहीं है। बाकी 3 क्या है? हमारे तत्सम हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है। पॉइंट से पहले अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो आप इसे ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, क्या है? दुर्तिक्रम, या दुर्धिगम, या दुर्भिग्र संधि, या दुर्भियोजन। तो अब यहाँ पर बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम याद करते हैं। तो हम जानते हैं कि इन तीनों में वर्तनी शुद्धिकरण भी दिया है और साथ ही साथ शब्द भी दिया है। तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द आता है दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि जो शब्द है ये किससे बना है? दुर प्लस अभि प्लस संधि, ठीक है, शब्द है दुर्भिसंधि। तो ये आ इस द को रा को पूरा करता है, तो दुर्भिसंधि इसका विकल्प हो जाएगा।
अब शब्द के बारे में भी आपको पता चल गया, वर्तनी भी और उसका अर्थ भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? फिर यहाँ पे विकल्प दिया है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। तो देखो यहाँ पे भी वर्तनी ही दी है, एक तरह से विलोम के साथ वर्तनी मिक्स करके दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विलोम शब्द है हमारा अधिकृत, मतलब शब्द है अधिकृत, इसका विलोम बनाना है। अधिकृत का मतलब होता है जिस पर अधिकार किया गया हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा? जिस पर अधिकार न किया गया हो। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे तो यहाँ शब्द दिया हुआ है हमारा, मतलब इससे पहले हम अन लगाते हैं, तो अन लगा के शब्द बनता है अनधिकृत। तो इसमें से ही हमें खोजना है। अब जब यहाँ देखेंगे ये अ लगाएंगे, ये अ न को पूरा करेगा, तो न हमारा कैसा आ जाएगा? केवल न, आ का डंडा नहीं होगा। तो यहाँ आ दिया है कट जाएगा, यहाँ आ दिया है कट जाएगा। अब यहाँ शब्द है हमारा अनधिकृत और ये प्राधिकृत, तो प्राधिकृत कट जाएगा, शब्द मिल गया हमें अनधिकृत। ठीक है, तो जिसका अर्थ हो गया अनधिकृत, मतलब जिस पर अधिकार न किया गया हो। आगे आता है शब्द प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शब्द दिया है अस्पृश्यता, शब्द दिया है अस्पृश्यता, शब्द दिया है अस्पृश्यता और शब्द है अस्पृश्यता। शब्द उच्चारण में तो हमें एक जैसे ही देखने को लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है यहाँ पर? तो अंतर हमारा यहाँ प्र दिया हुआ है, आधा श है, फिर यहाँ पे प्रे दिया है और ये मूर्धा श है, यहाँ पर प्रे और यहाँ पे तालु श है और यहाँ पे प्रे और हमारा तालु श है। तो अब हम देखते हैं, तो ये शब्द हमारा बना है स्पृश्य से। तो स्पृश्य शब्द है हमारा, शब्द क्या है? स्पृश्य। स्पृश्य का मतलब होता है स्पर्श, ठीक है, स्पष्ट, सॉरी, स्पष्ट होता है किसी चीज को स्पष्ट, और उसमें हम पहले अ लगा देते हैं, तो यानी जो स्पष्ट नहीं है अस्पृश्य, और फिर ता लगा दिया मतलब वाला, जो स्पष्टता वाला है या जो स्पष्ट है वो उसकी बात आ जाएगी। तो शुद्ध शब्द हमारा ये हो गया, तो वर्तनी ये शुद्ध है। अब हमें इसमें जो फोकस रखना है, हम फोकस ये रखेंगे कि इस शब्द में प्र और तालु श ये है, जहाँ पे इन दोनों का हमको कॉम्बो मिलेगा वही हमारा शब्द सही होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे प्र दिया हुआ है, वैसे भी ये स है तो कट जाएगा। यहाँ पे प्र तो दिया है लेकिन मूर्धा श है, कट जाएगा। यहाँ पे श तो दिया है लेकिन प्र इस तरह से लिखा है तो ये कट जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो गया? ग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है शुद्ध वाक्य है, ये बताना है आपको। विकल्प दिया है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। अब 4 विकल्प आपके यहाँ दिए हैं, चारों एक जैसे ही हैं, इनमें से आपको शुद्ध वाला वाक्य चुनना है। तो शुद्ध वाक्य कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पे 2 चीज है, एक गन्ना है एक रस है, दोनों में से ताजा क्या होगा? गन्ना ताजा होगा या रस ताजा होगा? तो याद रखना कि गन्ना ताजा होना तो उतना संभव नहीं है, क्योंकि गन्ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रखा रहता है तो हम रखते हैं, लेकिन जो ताजी होता है वो रस निकालना संभव है। किस रस को ताजी, अगर हम उसके लिए बोलते हैं कि ताजी रस है, अभी निकाला है जूस उसमें से, या फिर पहले निकाल के रख रखा है, तो जो ये ताजा शब्द है, ये विशेषण जो है, ये किसका होना चाहिए? ये होना चाहिए रस का। तो हम वही खोजेंगे इसमें। यहाँ रस का विशेषण नहीं है, कट जाएगा। यहाँ रस का विशेषण नहीं है, कट जाएगा। यहाँ रस का विशेषण ताजा नहीं है तो कट जाएगा। यहाँ रस का विशेषण ताजा है, तो यही वाक्य हमारा क्या है? सही है। इस तरह से आ जाएगा। वाक्य को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा किससे संबंधित गलती इसमें है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 दिया है वायु का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, इसका मतलब 3 पर्यायवाची होंगे। विकल्प दिया है सुषमा, विकल्प दिया है समीर, विकल्प दिया है वात, विकल्प दिया है पवमान। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो समीर वायु का पर्यायवाची, पवमान वायु का पर्यायवाची, वात वायु का पर्यायवाची, सुषमा ही वायु का पर्यायवाची नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पूछा ही है कि वायु का पर्यायवाची जो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया है सुष्ठी। सुष्ठी का तद्भव शब्द है, क्या है? श्रेष्ठी, सौंठ, सुगंध या सुंडा। तो अब यहाँ पे आपको बताना है सुष्ठी का
तो देखो सुष्ठी का तद्भव हो जाएगा सौंठ। अब ये भी आपकी याद करने वाली चीज है, सुष्ठी का तद्भव हो जाएगा सौंठ। ठीक है, सौंठ शब्द आता है, ये तत्सम यानी सुष्ठी हो गया उसका तत्सम और सौंठ हो गया उसका तद्भव। तो ये भी याद करने वाली चीज है, आपको रटना पड़ेगा, यानी रटने वाली चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है शुक का तद्भव शब्द है। शुक का तद्भव शब्द पूछा है। विकल्प कह रहा है तोता, विकल्प कह रहा है सुआ, विकल्प कह रहा है सुई, विकल्प कह रहा है सूंक। तो अब इसमें से हमारा सुक, शुक माने तोता होता है। ऐसे तो शुक का मतलब क्या होता है? तोता, संस्कृत में शुक को कहते हैं। लेकिन इसका तद्भव और इसका अर्थ दोनों में अंतर है ना। शुक का अर्थ तोता जरूर होता है, लेकिन इसका तद्भव यानी सुक से बदलते बदलते क्या हुआ? सुआ हो गया। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यानी सुआ। सुक का तद्भव होता है सुआ। बात समझ में आ गई? इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? अब विकल्प दिया है, बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या 8 बड़े चोर। और इनमें चारों में किसमें विशेषण विशेष्य का विकल्प संबंध नहीं है, ये बताना है। तो बहुत आसान है। चोर कैसे? चोर की विशेषता बता रहा है। कैसे चोर? बड़े, तो इसमें विकल्प है। चोर कैसे? आधे, ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे दिया है यहाँ पर चोर कैसे? बड़े 8, 2 यहाँ विशेषण दिए, 8 बड़े चोर। ठीक है, बड़े भी गुणवाचक भी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसमें 8 संख्यावाचक भी दिया है। तो यहाँ पे चोर की विशेषता बताने के लिए दोनों आए हैं, तो इसमें आ गया। अब यहाँ दिया है पुलिस की लापरवाही, तो ये जो शब्द है ये हमारा विशेषण विशेष्य का जोड़ा नहीं है, बाकी सब हैं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है विशेषण विशेष्य का संबंध जिसमें नहीं है वो बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है अमित शब्द का विलोम आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे दिया है सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। जल्दी से बताना है। अब देखो ये शब्द भी आपका उनमें से आता है जिसको आपको एक तरह से रटना पड़ता है। तो अमित का विलोम आ जाएगा हमारा परिमित। ठीक है, अमित का विलोम हो जाएगा परिमित। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रश्न है हमारा 13। प्रश्न संख्या 13 दिया है जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। क्या होगा? मृत्यु होगा, मृत्युंजय होगा, दिवंगत होगा या मरणासन होगा। तो जिसका स्वर्गवास हो गया हो, इसके लिए एक शब्द खोजना है। देखो मृत्यु का ना मतलब होता है मर जाना, कोई मर गया उसे मृत्यु कहेंगे, उसे मृत्यु हो गई। मृत्युंजय का अर्थ हो जाता है जो मृत्यु पर विजय पा चुका है। ठीक है, मरणासन मतलब जो मरने की अवस्था में है। और फिर आगे दिया है दिवंगत। दिवंगत यानी जो मर चुका है या एक तरह से जिसका स्वर्गवास हो चुका है, तो उसे हम दिवंगत कहते हैं ना, दिवंगत आत्मा के लिए शांति की जाए। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। जिसका स्वर्गवास हो चुका है अर्थात जो मर चुका है उसे क्या कहेंगे? दिवंगत। आगे शब्द आता है हमारा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध शब्द आपको खोजना है। शब्द दिया है हमारा पहला अंतर्धान, शब्द दिया है षष्टम, शब्द दिया है सहस्रस्त, शब्द दिया है अनुसंगिक। तो देखो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो हमें पहचानना है। अब हम षष्टम शब्द की बात करें तो इसमें म का प्रयोग यहाँ गलत है, ये षष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? षष्ठ। तो इसका शुद्ध रूप है। अब हम जैसे सहस्त्र शब्द को देखें तो इसमें ये गलती है, ये क्या होना चाहिए? सहस्र होना चाहिए। शब्द क्या होगा? सहस्र। स में से र निकलेगा, ये शुद्ध होगा। और आनुषंगिक दिया है तो ये अनुसंगिक नहीं आनुषंगिक होता है। ठीक है, क्या होता है? आनुषंगिक शब्द है, आनुषंगिक। ठीक है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। अब यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो है अंतर्धान, तो इसका विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? सही बताना है आपको। 4 दिए हैं, एक गलत हो मतलब 3 गलत होंगे और एक सही होगा। अब 4 तरीके से लिखा हुआ है
तो देखो यहाँ पे, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। अब आपने वाक्य शुद्धिकरण के नियम अगर पढ़े हैं तो आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि जब शुरुआत में यद्यपि आया है तो यद्यपि का जोड़ा शब्द जो तथापि है वह भी आना चाहिए, लेकिन इस पूरे वाक्य में नहीं है तो ये कट जाएगा। फिर यद्यपि के साथ इसमें भी पूरे वाक्य में नहीं है तो ये कट जाएगा। यद्यपि के साथ इसमें भी यहाँ किंतु दिया है तो कट जाएगा। यद्यपि के साथ जोड़ा वाक्य तथापि इसमें दिया है तो यही वाक्य आपका क्या है, सही होगा। बात समझ में आ गई? चलो, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। केसरी शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, केसरी का पर्यायवाची बताना है आपको। विकल्प दिया है मृगेंद्र, विकल्प दिया है भुजंग, विकल्प दिया है तुरंग, विकल्प दिया है अनंग। अब अगर आपको केसरी के बारे में पता हो केसरी किसका पर्यायवाची है तो आप निकाल पाएंगे। अब केसरी कहते हैं हम शेर को, ठीक है, शेर का पर्यायवाची यानी सिंह का पर्यायवाची होता है, तो केसरी शेर को कहते हैं हम शेर का पर्यायवाची। इनमें से कौन सा है, तो हमें पता चलता है कि मृगेंद्र भी शेर का पर्यायवाची होता है, तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा। अब शब्द हमारा दिया है यहाँ पर तुरंग, तुरंग हो जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची, आप सभी लोग जानते हो, पढ़ा होगा। भुजंग हो जाएगा सर्प का पर्यायवाची, सर्प का हो गया। अनंग हो गया कामदेव का पर्यायवाची, किसका हो गया, कामदेव का। अब मैंने आपको पर्यायवाची पढ़ाते समय एक बात ये याद रखी है कि अगर आपको विकल्प भी, जो विकल्प हैं उनके पर्यायवाची भी पता है या उनका अर्थ भी पता है ना, तो भी आप पर्यायवाची निकाल पाते हो। अब जैसे मान लो कि आपको नहीं पता, आपको ये तो पता था कि केसरी शेर का पर्यायवाची है और आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा होगा या मृगेंद्र होगा, तो आप इनसे देख लेंगे। आपको ये पता है कि भुजंग सर्प है, अनंग कामदेव है और तुरंग घोड़ा है, तो आपको उत्तर मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द आता है हमारा अग्नि। अग्नि का विशेषण शब्द है, ये बताना है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा, अग्नेय या अग्नेय या आग्नेय, आग्नेय या आग्नेय। तो देखो आपको पता है अग्नि शब्द के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। हम क्या जोड़ रहे हैं, अग्नि शब्द के अंदर ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और जैसे ही हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे हमें सही शब्द मिल जाएगा। हमको पता चल गया इसमें प्रत्यय क्या जोड़ना है, ए जुड़ना है। ये जो ए प्रत्यय जब इसके साथ जुड़ेगा तो अंतिम वर्ण को हटाकर जुड़ेगा, तो न के ऊपर ए, ये तो आ ही जाएगा। और जब ये ए प्रत्यय अंतिम वर्ण को हटाता है तो ये प्रथम वर्ण में क्या करता है, बदलाव करता है, तो प्रथम वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ। ये मैंने पढ़ाया था। अब ये शब्द आपका क्या हो गया, यहाँ पर शब्द जो है आपका, देखो आपने क्या बनाया, ये अग्नि, जो अग्नि का यहाँ पर अग्नि का जो ये ई था, इस ई को हटाकर जुड़ा ये ए, ऐसे, ठीक है। आधा ग आ गया और ये जो आ है ये बड़ा हो गया, तो शब्द क्या हो गया, आग्नेय। आग्नेय शब्द कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी हमारे कट जाएंगे, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। सही युग्म बताना है, यानी पहले आपको तद्भव बताना है फिर तत्सम बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दिया और कौन सा सही वाला बताना है। अभी इसमें देखेंगे कहीं पे गलती है, यहाँ पे दिया हुआ है चौथा और चतुर्थ, तो ये भी हमें लग रहा है कि होता तो है ये, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 31 का एक त्रियंशत हो गया, तो ध्यान दीजिएगा कि 31 शब्द होता है लेकिन ये एक नहीं होता, ये क्या होता है, एक होता है, एक त्रियंशत, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि यानी इसमें गलती हो गई तो ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 68 शब्द दिया है तो अष्टज्यष्ठ दिया है, तो ध्यान रखना कि जब हम इसे देखते हैं तो याद रखना होगा अष्टज्यष्ठ जो है ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ ट होना चाहिए था, तो हमें पता चल जाता है, तो ये विकल्प भी हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पे इतना का ईयत दिया है तो बड़ी ई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटी ई होना चाहिए, ईयत, इतना का ईयत हो गया, तो ये विकल्प भी हमारा क्या कट गया। अब हमारे पास बचा पहला ही विकल्प, चौथा का चतुर्थ होगा, तो यही हमारा तद्भव और तत्सम का जोड़ा है सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा, तो हम कहते हैं आग्रह से बना है शब्द दुराग्रह। आग्रह का मतलब होता है अच्छे काम के लिए जिद करने वाला और बुरे काम के लिए, यानी अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम कहें अनुचित बात के लिए आग्रह करना तो वो दुराग्रह हो जाएगा, और करने वाला है तो दुराग्रही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुराग्रही। तो दुराग्रह तो हो गया अनुचित बात के लिए आग्रह करना, और करने वाला हमारा हो गया दुराग्रही। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, ये बताना है। इसमें बताना है जिसमें त्रुटि है। शब्द दिया है हमारा अपेक्षा, शब्द दिया है उपेक्षा, शब्द दिया है अग्रज, शब्द दिया है अनुज, शब्द दिया है उन्नत, और शब्द दिया है अवगत, शब्द दिया है आदान और प्रदान। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे विलोम वाले शब्द जो हैं हमारे, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा सही है, अग्रज का विलोम अनुज सही है। ठीक है, आदान का विलोम प्रदान सही है। अब यहाँ उन्नत, उन्नत का मतलब होता है विकास करना। ठीक है, और विकास करने का मतलब क्या हो जाएगा, ह्रास। तो उन्नत का क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पे अवनत होता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अवगत। अवगत का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, क्या होता है, अवगत का मतलब सूचित करना किसी बात का, तो इसी में त्रुटि है, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 20। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब देखो शब्द लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक। अब 4 शब्द दिए हैं, इनमें से आपको मदद करनी है अपनी, किससे, जो आपने वर्तनी का तरीका सीखा है। ये शब्द क्या है आपका, शब्द है आपका ऐतिहासिक, हम ये कहें, या तो शब्द है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द में उपसर्ग जुड़ा है हमारा प्राक। ठीक है, क्या जुड़ा है, प्राक। अब प्राक प्लस ऐतिहासिक, अब ये क इस ए से जुड़ रहा है, यानी व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, तो ये क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो यानी ग हो गया। और ग के बाद यहाँ पे ए दिया है तो इसके साथ ये जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, डबल मात्रा वाला आ गया। तो अब इसी से हम इस शब्द को खोज लेंगे। यहाँ देखो ग के बाद ई दिया है जो गलत है, ग के बाद यहाँ ती दिया है ये गलत है, और ग के ऊपर 1 मात्रा है ये गलत है, यहाँ ग के ऊपर 2 मात्रा है, तो यही हमारा शब्द होगा अगर हमको पता है। ठीक है, प्राग प्लस ऐतिहासिक शब्द बना हमारा प्रागैतिहासिक। ठीक है, अब वर्तनी, संधि, मतलब वर्तनी को सीखने के लिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब पे कमांड अगर आपकी है तो आप बहुत अच्छी तरह से वर्तनी शुद्धिकरण सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 दिया है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को हमें बताना है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है इसके अंदर। ठीक है, दिया है यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। आगे दिया है सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। आगे दिया मकान ढह जाने का डर है। आगे दिया है हम सब मेला देखने जाएंगे। तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि लगभग सारे वाक्य हमें सही लग रहे हैं, लेकिन एक वाक्य में हमें चीज़ लग रही है थोड़ी अटपटी सी, कि सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। अब पौधों को जब सींचा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है पौधों को जल से ही सींचा जाएगा। तो सींच रही थी, सींचने में ही जल शब्द हमारा पहले से ही निश्चित है, तो 2 बार जल शब्द का प्रयोग जो है वो अनुचित हो जाता है, तो ये गलती है इसमें। तो इसका अशुद्ध वाक्य जो है वो हमारा ख ही है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला पॉइंट है हमारा गेह। गेह शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पे दिया है गेह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है, ग्रह है, गर्दभ है, या व्योम है, या गाय है।
तो गेह किसके लिए कहा गया है? तो अब हम देखेंगे कि ग्रह का तद्भव हमारा गेह हो जाता है। तो ग्रह का मतलब भी होता है घर, तो गेह का मतलब भी हो जाता है घर। तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा हमारा क। हम जानते हैं गर्दभ जो है गधा का पर्यायवाची हो जाएगा, व्योम आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा, और आपको पता है गाय का पर्यायवाची तो गाय ही है, ये तो आप पहचानते ही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य बताना है, 3 गलत हो जाएंगे इसमें। इस कविता में प्रयुक्त शब्द संकेत मात्र हैं। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब देखो, या तो शुद्ध वाक्य को पहचान लो, नहीं तो अशुद्ध वाक्य में कमियां निकाल दो। तो जैसे हम देखेंगे, ये लोग परस्पर, तो परस्पर और एक दूसरे, ये एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग या तो केवल परस्पर होगा या तो केवल एक दूसरे होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये लोग परस्पर घृणा करते हैं या ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो इसमें अशुद्धि हो गई, तो ये कट गया। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। देखो, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। अब जहाँ पे कोई व्यक्ति फेल हो जा रहा है तो उसमें वो आशा नहीं, आशंका शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आगे शब्द आता है मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें। तो पुस्तकें स्त्रीलिंग दिया है तो खरीदी, तो क्या होना है यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? खरीदी। ठीक है, तो इसमें भी गलती हो गई तो कट गया। अब बचा हमारे पास एक ही विकल्प, इस कविता में प्रयुक्त शब्द संकेत मात्र है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है? विकल्प दिया है इंदु, विकल्प दिया है दिनेश, विकल्प दिया है मनोज, विकल्प दिया है रात। अब यहाँ पर तत्सम शब्द जो नहीं है वो बताना है। तो इंदु, मनोज और दिनेश ये हमारे तत्सम शब्द हैं। हम जानते हैं कि रात तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रात्रि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रात्रि। तो ये हमारा ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 दिया हुआ है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे उसके लिए? आलोचक कहेंगे, छिद्रान्वेषी कहेंगे, या ईर्ष्यालु कहेंगे, या अज्ञानी कहेंगे? तो जो हर किसी में ना, छोटे से छोटे में, हर एक चीज में दोष निकालने वाले को कहते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? छिद्रान्वेषी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है ग्राह्य का विलोम है। शब्द हमको बताना है ग्राह्य का क्या विलोम होगा। ग्रहण, त्याज्य, त्याग, ग्रहित। तो ग्राह्य का मतलब होता है वह जिसे स्वीकार किया जा सके, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वह जिसे त्यागा जा सके। तो यहाँ पर क्या है, अब हम देखेंगे। देखो, ग्रहण का अर्थ तो नहीं होता त्यागना, ग्रहित का अर्थ भी नहीं होता त्यागना। तो त्याग, तो ये त्याग और ये त्याज्य। तो त्याज्य का मतलब होता है वह जिसे त्यागा जा सके, और त्याग तो संज्ञा शब्द हो गया। तो यानी त्याग कट जाएगा, क्योंकि हमें तो इसका विलोम चाहिए उल्टा, जिसे त्यागा जा सके। तो त्याज्य हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? विकल्प कह रहा है सरस्वती, विकल्प कह रहा है लक्ष्मी, विकल्प कह रहा है गंगा, और विकल्प कह रहा है यमुना। तो इसमें किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो देखो, जब यमुना के पर्यायवाची पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि यमुना का पर्यायवाची बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब ये जो यहाँ पे शब्द है कालिंद शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, और उसमें हमने ई जोड़ दिया कालिंदी, तो किसका पर्यायवाची हो गया? यमुना का पर्यायवाची हो गया। तो कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कल्प वृक्ष
का पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। विकल्प दिया है पारिजात, विकल्प दिया है कल्पतरु, विकल्प दिया है देव वृक्ष, विकल्प दिया है ये सभी। तो आपको पता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात भी है, देव वृक्ष भी है और कल्पतरु भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। इसका उत्तर घ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। इसमें से शुद्ध शब्द बताना है हमें। पूजनीय, उज्जवल दिया है, परिपार्श्विक और ज्योत्सना दिया है। तो देखो हम अशुद्ध शब्द को पहचान लेते हैं। पूजनीय नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। शब्द क्या होगा? पूजनीय। ठीक है, शब्द क्या हो जाएगा? पूजनीय, इसका शुद्ध। अब ये उज्जवल नहीं होता तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है, तो उज्ज्वल इस तरह से आ गया। ज्योत्सना नहीं होता, ये गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। ठीक है, तो आधा त और आधा श होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया इन तीनों में गलती है, तो शुद्ध शब्द तो हमारा परिपार्श्विक हो गया, यही इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आहूत। आहूत का विलोम बताना है। आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो। अब इससे पहले हम लगा देते हैं अन उपसर्ग लगा दिया हमने, तो शब्द बन गया हमारा अनाहूत, तो इसी का विलोम हो जाएगा अनाहूत। ठीक है, तो विलोम कितने तरीके से बनते हैं ये मैंने आपको बताया। तो हम उपसर्ग लगाकर, कुछ विलोम उपसर्ग लगाकर या कुछ उपसर्ग से उपसर्ग हटाकर भी हम बनाते हैं, तो ये उपसर्ग लगाकर बना विलोम है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें जो तत्सम तद्भव का जो सही शब्द है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे शब्द दिया है, जैसे देखो शब्द है हमारा पुरुषार्थ और शब्द दिया है पुरुषार्थ। ठीक है, फिर आगे दिया है भतीजा का भारतज्या, और फिर दिया है यहाँ पे हमारा घी का दिया है घृत। ठीक है, और फिर दिया है गोद का कोंड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कोंड गोद का जो तत्सम है वो नहीं होता है, घृत कोंड का तत्सम नहीं होता है, तो यहाँ पे और भतीजा का तत्सम भारतीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये कट गए हमारे। अब पुरुषार्थ का तत्सम जो है पुरुषार्थ हो गया, ये आ गया। ये तत्सम तद्भव का जोड़ा है, तो यही सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आता है शब्द आपका भतीजा, भतीजी और भावी, इस तरह से आ जाता है। तो ये शब्द किस तरह से बने हैं ध्यान देना कि इसका मतलब क्या होता है? भातृ होता है। ठीक है, शब्द क्या है हमारा? भातृ। ठीक है, तो भ्रातृ, सॉरी भातृ नहीं भ्रातृ, इसमें क्या होता है? भ्रातृ शब्द है। अब इस भ्रातृ शब्द में अगर हम ज जोड़ते हैं तो ये बन जाता है भतीजा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? भतीजा। अब इसी में अगर हम जा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? भतीजी। क्या हो जाता है? भतीजी। और इसी में अगर हम जाया जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? भाभी। तो वो क्या किसका बन जाता है? भाभी का। भातृजाया कहते हैं ना, भातृजाया यानी भाभी का बन जाता है। तो ये तत्सम तद्भव आपको याद रखने हैं, इतने में ये पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। कपड़ा का पर्याय बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। विकल्प दिया है चलन होगा, वसन होगा, गगन होगा, जंगल होगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर वसन कहते हैं कपड़े के लिए। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची है वसन। बाकी आपको पता है गगन आकाश को कहते हैं, जंगल वन को कहते हैं, हाँ पता है, चलन मतलब चलना। ठीक है, या एक तरह से तौर तरीका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न संख्या 34। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ हम देखेंगे। लिखा है उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है।
तो उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसमें त्रुटि खोजनी है और आपको पता चल गया होगा कि गाय शुद्ध नहीं होती, गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो घी का पर्याय मतलब यहाँ पे जो घी का विशेषण होना चाहिए था शुद्ध, तो गलती किस में है? शुद्ध गाय में ही। अब ये जहाँ लिखा है जिस विकल्प में है वो विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ दिया? उसकी गाय पर, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, तो शुद्ध गाय नहीं होती है। त्रुटि जो है वो किस में है? ख हिस्से में है। ये हमें पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, क्या होगा? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची? तो ये तो आपको पता है, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्लैक लिस्ट, तो जिस तरह से अंग्रेजी में बोलते हैं ना ब्लैक लिस्ट, उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं? काली सूची कहते हैं। यानी जो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य में लगे होते हैं उनको एक लाइन में ला दी कि ये काम किसने किया होगा, तो कहते हैं तेरा नाम काली सूची में आ रहा है। तो सबके घेरे में आने वाले जो होते हैं, उन जो आपको पता है ना गुंडे मवाली लोग जैसे होते हैं, तो उनका नाम जब पुलिस रख देते हैं तो उसी को काली सूची कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आता है अपना 36 प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। अब विकल्प आपको दिया है मदन, विकल्प दिया है मनमथ, विकल्प दिया है मंदर्प, ठीक है, और विकल्प दिया है मदनारी। आपको बताना है शिव का पर्यायवाची। अब हम बात करें मदन, मंदर्प और मनमथ, ये तीनों के तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। मदनारी ये शब्द बना है मदन प्लस अरी से, ठीक है। अरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। मदन माने कामदेव, जो कामदेव के दुश्मन हैं। भगवान शिव कामदेव के दुश्मन माने जाते हैं, यानी भगवान शिव की तीसरी आंख से कामदेव भस्म हो गए थे, तो इसीलिए मदनारी यानी दमन करने वाले, किसका? मदन का। तो ये शिव का पर्यायवाची आता है, तो शिव का पर्यायवाची मदनारी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कहता है वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद क्या है? बताना है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो देखो दुर्घटना, दुर्घटना संज्ञा शब्द आ रहा है। कैसी दुर्घटना? भयंकर। तो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है कि कैसी है वो? भयंकर। तो विशेषण विशेषण का जोड़ा हो गया यहाँ पर, तो इसमें ये जो भयंकर है ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये तो बहुत ही सरल है, आप लोगों ने कर लिया होगा आराम से। ठीक है, तो विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मुद्री का तत्सम रूप है? मुद्री का तत्सम रूप बताना है। मुद्री, मुंदरी या मुद्रिका या मुद्रिका? तो हमें पता है मुद्री मतलब अंगूठी के लिए आया है, इसका तत्सम रूप जो है वो मुद्रिका होता है। तो ये तो फैक्ट क्वेश्चन है, एकदम से देखते ही आप पहचान लेते हो कि कौन सा इसका उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 39। प्रखर शब्द है, क्या है? एक संज्ञा है, एक प्रविशेषण है, एक क्रिया विशेषण है या एक विशेषण है? तो आप इसे कैसे समझेंगे? कहते हैं ना उसकी प्रखर बुद्धि, तो प्रखर बुद्धि ये बुद्धि की विशेषता बता रहा है कि कैसी है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो गया? विशेषण। तो प्रखर क्या हो गया? एक विशेषण है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है शब्द कुंदन। कुंदन का पर्यायवाची होगा, क्या होगा कुंदन का पर्यायवाची? हेम, दुश्मन, मतंग या स्वजन? तो कुंदन का पर्यायवाची, अब जैसे देखो मान लो दुश्मन तो शत्रु को कहते हैं, स्वजन अपनों को कहते हैं, मतंग बादल या हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। हेम सोना का पर्यायवाची है, किसका है? सोना, चांदी वाला सोना जो होता है ना, चांदी धातु जो है। तो कुंदन का मतलब भी सोना होता है, ठीक है, कुंदन। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हेम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 41। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अनावृत, अनावर्त, अनावृति या अनावृष्टि?
तो देखो जो शब्द है अनावृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, अना माने नहीं होना। तो जहाँ बहुत बारिश, जहाँ बिल्कुल भी बारिश ना हो तो उसे अनावृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ बारिश ना हो। अब आगे अनावर्त, तो आवृत का मतलब होता है ढका होना, और अनावृत का मतलब हो गया जो ढका हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अनावृत, ठीक है, अनावर्त, ठीक है। अब अनावृत में और अनावर्त में बहुत अंतर होता है। वृत, तो अनावृत का मतलब हो गया जो दोहराया ना गया हो, ठीक है, आवृत से बनता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो अनावर्त हो जाएगा, ठीक है, अनावर्त। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यहाँ पे। तो उच्च श्रृंखल दिया है शब्द आपका। अब 4 तरह से लिखा है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा हमारा शुद्ध रूप होगा। अब देखो यहाँ आपको, यहाँ इस तरह के शब्दों में आपको अक्सर ना संधि मदद करती है। जो ये शब्द है हमारा, ये किससे मिलकर बना है? ये बना है उत प्लस श्रृंखल। किससे बना है? श्रृंखल, ठीक है, ये शब्द हमारा आया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये संधि का नियम है, त का मेल किससे हो रहा है? तालु श से हो रहा है। तो यदि किसी त का मेल तालु श से होता है तो त बदल जाता है च में, और ये श बदल जाता है छ में। तो हमें पता है ये जोड़ा हमें मिलने वाला है, आधा च और छ, और ये, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसके अंदर तो अब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे श है, यहाँ पे श है, हो गया, यहाँ छ बदला है लेकिन यहाँ पे डबल च हो गया है, तो ये गलती हो जाएगी। अब आ गया उच्च श्रृंखल, ठीक है, तो ये हो जाएगा उच्च श्रृंखल। तो छ इसमें बदल गया, ये हमारा संधि के तहत था। तो वर्तनी इस तरह से भी याद होती है, मैंने आपको बताया ही है कि अगर इसका ज्ञान होगा तो वर्तनी आराम से पता चल जाएगी आपको। रटना नहीं पड़ता, समझ के हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 43। दिया है गुरु का विलोम है, बताना है गुरु का विलोम क्या होगा। दिया हुआ है लघु होगा, महान होगा, दिगंबर होगा या ईश्वर होगा। तो गुरु मतलब बड़ा और इसका विलोम हो जाएगा लघु मतलब छोटा, ठीक है। तो गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? लघु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। नदी में थोड़ा पानी है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, ये हमें बताना है। अब पानी, पानी कैसा? थोड़ा, तो ये निश्चित तो नहीं बता रहा, क्या बता रहा है? अनिश्चित बता रहा है। तो हमें पता चल गया पहले तो ये अनिश्चित होगा, लेकिन विकल्प में तो अनिश्चित नहीं दिया है, परिमाणवाचक दिया है, संख्यावाचक दिया है, संकेतवाचक दिया है और गुणवाचक दिया है। तो अब हमें देखना है कि जो अनिश्चित है ये किस में होते हैं? संख्यावाचक और परिमाणवाचक में होते हैं, निश्चित और अनिश्चित करके। तो अब हमें यह खोजना है कि भाई ये कौन सा है। तो अब हम इसके विशेष्य से पता करेंगे कि ये परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है। तो हम जाते हैं यहाँ पर इसके विशेष्य के पास, पानी। अब पानी की हम गिनती करते हैं कि मापतोल करते हैं? तो पानी की हम मापतोल करते हैं, तो जिसकी मापतोल करते हैं वो परिमाणवाचक में आएगा। तो हमें पता चल गया इसका उत्तर क्या है? परिमाणवाचक है, ठीक है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा 45। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नारियल का नारिकेल होता है। अब इसमें वर्तनी अलग दी है, तो देखो नारी, सबसे पहले चीज तो ध्यान देना, बड़ी की मात्रा नहीं होगी र पे, तो ये कट जाएगा। और नारिकेल, तो नारी यहाँ पे क्या दिया है? केला दिया है, यहाँ किली दिया है, ये कट गया। तो नारिकेल, इसका पहला ही विकल्प क्या हो गया? नारियल का नारिकेल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? उसके लिए हम एक शब्द क्या चुनते हैं? विकल्प दिया है कर्णफूल, विकल्प दिया है कर्णाभरण, विकल्प दिया है कर्णपाली, विकल्प दिया है कर्ण। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा होगा। तो कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है वो कर्णपाली कहलाता है। इसका विकल्प जो है तीसरा आ जाएगा ग, कर्णपाली कहते हैं उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है, प्रश्न दिया है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, रेखांकित शब्द का विलोम बताओ। रेखांकित शब्द क्या है? उत्तरीय, उत्तरीय का विलोम बताना है। विकल्प दिया है कोट, विकल्प दिया है अधोवस्त्र, विकल्प दिया है
टोपी, विकल्प दिया है साड़ी। तो देखो उत्तरीय का मतलब होता है, आता है मतलब कमर के ऊपर वाले हिस्से का कपड़ा, इसे कहते हैं उत्तरीय। और अधोवस्त्र आ जाएगा कमर से नीचे वाले हिस्से का, ठीक है। तो जो कमर से ऊपर का हिस्सा है उसका विलोम बताना है तो अधोवस्त्र इसके अंदर आ जाएगा इसका विलोम। तो उत्तरीय का मतलब एक तरह से दुपट्टे या चुन्नी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अधोवस्त्र यानी कमर से नीचे का हिस्सा वाला जो वस्त्र है उसकी बात हो रही है। आगे शब्द आएगा, अगला है 48। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है आपको। विकल्प दिया है यहाँ पे कुटिलता, विकल्प दिया है जटिलता, विकल्प दिया है कौटिल्य, विकल्प दिया है कुरूपता। तो देखो ध्यान देना, कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये जो है जैसे ता लगा हुआ अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ये शब्द कुटिल से बना है, तो कुटिल विशेषण है, इसमें ता लगाकर इसका विशेष्य बना दिया। जटिल विशेषण है, इसमें ता लगाकर इसका विशेष्य बना दिया। ऐसे ही कुरूप विशेषण है, इसमें ता लगाकर इसका क्या बना दिया, विशेष्य। अब शब्द आता है कौटिल्य, ये विशेषण है, ठीक है। तो इसमें बना दिया कुटिल, कौटिल्य जो शब्द है ये एक अपने आप में क्या है, विशेषण। तो इसका उत्तर ग हो जाएगा। आगे शब्द दिया है 49। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर दिया है राजपुत्र, कुलीन, द्विज, पूजनीय शब्द दिया हुआ है। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को किस शब्द में रखेंगे, तो कुलीन, कुलीन शब्द जो है ये हमारा, इसका अर्थ होता है उच्च कुल में पैदा होने वाला या उच्च कुल का। तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, कुलीन शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब पूजनीय शब्द है जिसको पूजा जाए, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 50। लक्ष्मी का पर्याय है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे विकल्प दिया है देवापगा, सुरसरी, सिंधुजा और जाह्नवी। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, तो देवापगा ये देव प्लस आपगा से मिलकर बना है, अर्थात क्या हो गया, गंगा हो गया। देव की, आपगा मतलब नदी, देवों की नदी, ठीक है। सुरसरी, फिर से सुर माने देवता, सरी माने नदी, तो देवताओं की नदी मतलब गंगा हो गया। जाह्नवी, तो ये जो तीनों हैं ये किसका पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है, गंगा के पर्यायवाची। अब आ गया हमारे पास तीसरा, सिंधुजा। सिंधु मतलब सागर, जा माने पुत्री, जो सागर की पुत्री है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची सागर की, सागर के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची मिला देने से भी लक्ष्मी के पर्यायवाची बन जाते हैं, तो वो लक्ष्मी का पर्यायवाची आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है ये बताना है। जो विलोम शब्द सही नहीं है वो बताना है हमें। यहाँ पे शब्द दिया है पौराणिक और दिया है प्राचीन, फिर दिया है उग्र का विलोम हो गया सौम्य, यहाँ दिया है कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ और ध्वंस का विलोम हो गया निर्माण। तो देखो आपको पता है ध्वंस मतलब नष्ट करना, निर्माण माने बनाना, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए, ठीक है। कनिष्ठ माने छोटी उम्र का, ज्येष्ठ माने बड़ी उम्र का, दोनों विलोम हो गए। उग्र मतलब जो अचानक से आवेग में आने वाला, गुस्सा होने वाला, और सौम्य मतलब शांत, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। अब पौराणिक का मतलब होता है पुराने जमाने की कहानियां, और प्राचीन भी मतलब पुराना समय, तो दोनों विलोम की बजाय क्या है, पर्यायवाची हैं। तो यही हमारा क्या है, अशुद्ध है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, उत्तर हमारा क हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, क्या दिया है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। द्विज, द्विज का मतलब क्या होगा, जो 2 बार जन्म ले रहा है, तो ये कट जाएगा। स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुआ है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। भूधर, भू को धारण करने वाला अर्थात पर्वत के लिए आता है, तो ये भी कट जाएगा। उद्भिज, उद्भिज का मतलब होता है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, या अंकुर के लिए भी कहते हैं। तो जो अंकुर होता है वो क्या होता है, धरती फोड़कर जन्म लिया है उसने। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या हमारा 53। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द आपको बताना है। विकल्प दिया है जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तो ये तो बहुत सरल है, जल,
नग्न और भ्रमर ये हमारा तत्सम शब्द हो गया। अब जो 3 शब्द है ये हमारा तद्भव हो गया, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय। तो ये आपको पता चल गया, तृतीय होता तो तत्सम होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 दिया है, उद्यत का विलोम शब्द है, बताना है सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। उद्यत का मतलब होता है अक्खड़ या अपनी ही जिद पर अड़ने वाला, तो उद्यत। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मतलब सौम्य, शांत, विनीत स्वभाव का। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा उद्यत का। ठीक है, अगर यहाँ पे विनीत की जगह सौम्य होता तो वह भी इसका पर्यायवाची हो जाता। विकल्प पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उद्यत का मतलब अक्खड़ होता है, बेढंगा या अपनी अकड़ में रहने वाला, अकड़ू भी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है हमारा 55, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं? अब देखो, सबसे पहले विधान, विधान शब्द का मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। काम करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले काम करने वाले शब्द कौन होते हैं? क्रिया, जिसे आप क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाएंगे। बस परिभाषा इस तरह की दी है कि आपको ना समझ में ना आए, तो आपको ध्यान रखना विधान का मतलब क्या होता है? काम या कार्य। ठीक है, तो कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये बताना है। कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब इन चारों में से देखो, विशेषण बहुत बारीकी से खोजना पड़ेगा। यहाँ पे दिया राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो रोटी मांगी कैसी? और। इस और का मतलब यहाँ पे किससे है? अधिकतम से है। ठीक है, किससे है? अधिकतम। तो अधिकतम का भाव देने वाला ये शब्द है, यानी जितनी दी थी उससे भी और। ठीक है, तो अधिकता का बोध करा रहा है। तो ये और हमारा यहाँ पे क्या है? विशेषण है। और यही कह रहा है विशेषण का प्रयोग हुआ, बाकी किसी शब्द में, मतलब किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, विशेषण वाला वाक्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 57, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए क्या होगा? सिर, नख या सिरों पर या पाद मस्तक या अपाद मस्तक। तो हमें पता है पैर से सिर तक को हम अपाद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपाद मस्तक, यानी पैरों से लेकर सिर तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। अब शब्द दिया है यहाँ पर हल्दी, हल्दी का तद्भव तत्सम हो गया हरिद्रा, हरिद्रा हो गया। ठीक है, उसी तरह से अफीम का अहिफेन हो गया, सही है। अद्रक का आर्द्रक हो गया, इसका मतलब तत्सम। और श्रेष्ठ का सेठ का श्रेष्ठ दिया है, यही गलत है। श्रेष्ठ नहीं होगा, श्रेष्ठी होता है। क्या होता है? श्रेष्ठी। सेठ का क्या हो जाता है? श्रेष्ठी। तो यही गलत है युग्म, यही बताना है हमें। तो उत्तर आ गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं? विशेष्य हैं। कितने विशेष्य हैं ये बताना है आपको। 4, 3, 2, 6। अब हम देखेंगे विशेष्य मतलब विशेषण विशेष्य। ठीक है, तो कितने विशेष्य हैं जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं वो हमें खोजना है। तो हमने यहाँ पे देखा भोले बालक, बालक कैसा? भोले। ठीक है, तो ये विशेष्य हो गया हमारा। फिर क्रूर डाकू, तो डाकू कैसा? क्रूर, तो ये विशेषण है, तो ये डाकू हमारा एक विशेष्य हो गया। फिर कठोर हृदय, हृदय कैसा? कठोर, तो ये विशेषण है, अब इसका ये विशेष्य हो गया। फिर कोमल भावना, भावना कैसी? कोमल। ठीक है, तो ये हमारा विशेषण और ये इसका विशेष्य। जगा दी, तो अब हमें पता चला 1, उसके बाद 2, ये 3,
ये 4, तो 4 आ गए। तो 4 विशेष्य और 4 विशेषण हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारा विकल्प क्या हो गया? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पर दिया है पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पाहन होगा, प्रशस्तर होगा, पाषाण होगा या पहाड़ होगा? तो ये तो बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्थर का प्रशस्तर होता है। ठीक है, पत्थर का क्या होता है? प्रशस्तर, हमारा इसका तत्सम है। ठीक है, तो ये हमारे 60 प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने किए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के सही हुए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। जो आपने मतलब जो एप्लीकेशन पे भी जिन्होंने भी किया है, तो एप्लीकेशन पे कितने सही किए थे आपने? जब एप्लीकेशन पे पढ़ा होगा तो आज भी आपने कुछ प्रयास किया होगा। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।